Tell us. सर मुझे बोले don't be. Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, if we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। और ये पूरे हिमाचल में इस प्रकार के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और जो मेरी इनसे बातचीत हुई है, जंतर मंतर तक ये प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन इनका कहना है कि गवर्नमेंट जो है इनकी बात नहीं सुन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सफेद पट्टी लगी है, यहाँ पे 100 मीटर लिखा है, मतलब कि डीसी ऑफिस से जहाँ पे उनका ऑफिस है वहां से 100 मीटर के बाहर ही अब इन्हें रोक लिया गया है पुलिस के द्वारा और कहा है कि अंदर सिर्फ इनके 4 या 5 लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ही जा सकते हैं। हमारा ORP जो विसंगति है उसको दूर किया जाए, और अगर नहीं करती है सरकार, अभी सरकार साफ करेगी, क्योंकि इसको करना होगा, हमारा हक इत्थे रखना होगा। केंद्र सरकार अपनी एक उपलब्धि को हमेशा लोगों के सामने रखती है। इलेक्शन में हमने देखा है, जब भी भाजपा इलेक्शन कैंपेन्स में जाती है तो कहती है हमने OROP मतलब 1 रैंक 1 पेंशन सैनिकों को दिया है, लेकिन फिर भी ये सैनिक आज जो ये पूर्व सैनिक आप देख सकते हैं बहुत भारी संख्या में यहाँ मंडी में इकट्ठा हुए हैं। इनका क्या मुद्दा है और ऐसा क्या हो गया कि इन्हें आज यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ रहा है, उस मुद्दे को हम आज उस पर बात करेंगे। लेकिन वो क्या वजह है कि इन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर इस प्रकार से आंदोलन के लिए इकट्ठा होना पड़ रहा है और ये एक रैली भी निकालेंगे, वो रैली जाएगी डीसी ऑफिस तक और वहां ये अपना ज्ञापन देंगे। तो ऐसा वो क्या हो गया, मतलब OROP तो दिया जा चुका है, लेकिन फिर इनकी क्या डिमांड्स है वो हम जानेंगे। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं, OROP 1 रैंक 1 पेंशन की जो मांग थी, सबसे पहले 1971 की जो लड़ाई हुई थी बांग्लादेश जिसमें हमने आजाद किया था, उसके 2 साल बाद 73 में इसकी मांग सबसे पहले उठी थी। और मैं अगर इस पूरी हिस्ट्री में मैं जाऊंगा तो ये बहुत बड़ा एक एपिसोड बन जाएगा। हुआ क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का ग्रुप बना था और उन्होंने इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी तो उनको कहा था कि आप इनकी थोड़ी पेंशन कट डाउन कीजिए, NCOs की, JCOs की और जो सैनिक होते हैं उनकी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, सिविल सर्विस वाले होते हैं, उनकी बढ़ा दी गई थी उस वक्त। तो ऐसा एक हुआ था, मतलब वो डिटेल में मैं वही कह रहा हूँ, जाऊंगा तो बड़ा लंबा एपिसोड बन जाएगा। लेकिन आज का मुद्दा क्या है, आज ये पूर्व सैनिक जो देश की सरहदों की रक्षा करके जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है, जवानी जो है बिता दी, क्यों उन्हें इस प्रकार से अपने इस एज में आके आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारे साथ कैप्टन जगदीश जी हैं जो चेयरमैन है सैनिक संयुक्त मोर्चा के, और इसी मोर्चा के अंतर्गत ये सभी सैनिक जो है मंडी के इकट्ठे हुए हैं और इसी प्रकार की रैली पूरे हिमाचल में
हाँ जी, सुभाष ठाकुर जी भी हमारे साथ। और इसी प्रकार की जो रैली है ये पूरे हिमाचल में ऑर्गेनाइज आज की जा रही है। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। आपका क्या मुद्दा है? सरकार कहती है OROP तो दे चुकी है। सबसे पहले तो मैं वी आर वेरी ग्रेटफुल टू योर दिस पोल स्टार चैनल दैट यू हैव कम ओवर हियर, और आप हमारे व्यूज लेके जो है पब्लिक में फैलाएंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। एक्चुअली जो आपने बताया कि मुद्दा OROP का कैसे शुरू हुआ, ये हुआ जब 1973 में हम लोगों की जो है GSU वार्ड्स की जो 75% पेंशन मिलती थी, दैट वाज रिड्यूस्ड टू 50%, और जो सिविलियन थे उनकी कर दी 33 से 50%। उसमें अधिकारीगण भी थे तो उनको इक्वलाइज कर दिया। उससे हमारे जो OROP का मुद्दा है, इट वाज क्रॉप्ड अप, उससे उठाओ, क्योंकि हमारे आदमी जो है यंग एज में जो है वो पेंशन चले जाते हैं, उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिलीज की, बच्चों की बड़ी क्लासेस में पढ़ाई है, मैरिजेज होती है उनकी, और भी पेरेंट्स को लुक आफ्टर करना होता है, तो उनके लिए OROP का मुद्दा था ये। दिस वाज नॉट फॉर दोज पीपल दोज हु आर रिटायरिंग एट द एज ऑफ 58, 60 और 62, उनके लिए नहीं है। तो जब GSU वार्ड्स के लिए ये OROP है, उनके लिए लागू है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि OROP जब लागू किया तो उसमें 1 मैन जुडिशियल कमीशन का गठन किया कि उसमें अनॉमलीज अगर जो होंगी तो उनके लिए वो उसको खत्म करेंगे, बताएंगे, रेक्टिफाई करेगा। लेकिन वो 22 थानों में पूरे नरसिम्हा रेड्डी जस्टिस जो है वो घूमे, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है अभी तक पब्लिक ने नहीं जानी है, ना हम लोगों ने जानी है भाई क्या वो रिपोर्ट दिया उसने, एक्चुअली व्हाट ही हैज गिवन टू द आर्मड फोर्स, कोई पता नहीं है। दैट इज स्टिल अंडर कारपेट, किसी को पता नहीं है। ये कब हुई थी रिपोर्ट? ये हुई थी 2015 से लेकर 16 में। 26 अक्टूबर को 2016 को उसने रिपोर्ट दे दी थी। 2016 में, मतलब उस वक्त केंद्र में भाजपा लेड गवर्नमेंट है। हाँ। अच्छा, तो क्या वजह है कि वो लोग उसको ओपन नहीं कर रहे? अच्छा, अभी तक ओपन नहीं हुई है? नहीं। तो वो तो हमेशा जब भी हम रैलियां देखते हैं, प्रधानमंत्री जी की रैली हो या त्याग किया है, समर्पण किया है, जान गंवाई है इस देश के लिए, तो पूरा देश आज राहुल जी के साथ खड़ा है। जान दे देंगे, लेकिन देश के लोकतंत्र के सम्मान में, राहुल जी के सम्मान में हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। आखिरी बार हम जब कोटा में मिले थे तब आपने कहा था कि आप राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं, और किस तरीके से उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन अब वो सदस्य भी नहीं रहे। देखिए, संसद में कौन बैठा है? आतंकवादी के नाम पे जाना जाता है इनका बीजेपी का संसद, वो अंदर बैठ सकते हैं। इस देश का बेरोजगार युवा का आवाज उठाए राहुल गांधी जी। आज उन्होंने एक ऐसे सांसद की सदस्यता को बर्खास्त करने का काम किया है जो कन्याकुमारी से चल के कश्मीर तक लोगों को जोड़ता हुआ, प्यार एकता का पैगाम देता हुआ, मोहब्बत से एक दूसरे को गले लगाता हुआ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचा था। ये कहते हैं कि ओबीसी को आप सम्मान नहीं करते। आज हिंदुस्तान में 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, 3 में से 2 ओबीसी के हैं, और दोनों भी ऐसी मूल ओबीसी के हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो वो उनकी जाति तो बिल्कुल छोटी सी है, और वो राजस्थान जैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। दवायर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम याकूत अली है। मैं और मेरे सहयोगी इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वो प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। आइए इन लोगों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या आज दिल्ली में पहुंचे, और मैं इस चैनल के माध्यम से मोदी जी को खुली चुनौती देता हूं कि आपके पास संसद है, हमारे पास सड़कें हैं। हम देखते हैं कितने लोगों की सदस्यता रद्द कराते हैं, क्योंकि हम गरीब, मजदूर, दलित, पीड़ित, शोषित की आवाज राहुल गांधी जी उठाते रहेंगे। संसद से उठेगी तो संसद से उठाएंगे, नहीं तो हमारे पास सड़कें हैं, सड़कों से हम बराबर आवाज उठाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उससे बौखलाई हुई भाजपा सरकार कुछ ना कुछ, किसी ना किसी ऐसे असंवैधानिक मामलों को लेकर कांग्रेस को बराबर घेर रही है, आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये आवाज नहीं दबने वाली है। आज जो समझे देश से युवा जो बिगुल बजा रहे हैं क्रांतिकारी का, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज जब से 1860 से जो आईपीसी बनी है, तब से कभी भी किसी को भी
भी मानहानि के केस में 2 साल की सजा नहीं हुई है। जिस प्रकार आज कानून पर भी उंगली उठाई जा रही है कि आज जब संसद जो संविधान है, हमारा संविधान, जब संविधान के हिसाब से देश नहीं चलेगा, जज भी जब सत्ता पक्ष की ओर लुढ़क लगेंगे, ईडी है, सीबीआई हो, जो केवल विपक्ष के ऊपर जा रहे हैं और राहुल गांधी को बात नहीं करने दी जा रही है। मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मध्य प्रदेश ग्वालियर का, इसको काटना मत कि यदि जेपीसी की मांग करें, जेपीसी यदि जिन्होंने चालू कर दी, जेपीसी जो विपक्ष मांग कर रही है, इसमें अमित शाह जी और भाजपा और बीजेपी के रुपए उसमें संलग्न करेंगे उन कंपनियों में। राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। यहाँ पर तो कांग्रेस के तमाम राज्यों के कार्यकर्ता मौजूद हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? इस देश में खाता न वही जो मोदी जी अमित शाह कह दे वही सही। कानून नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, कोई अपनी बात नहीं रख सकता, कोई आवाज नहीं उठा सकता। मेरा सवाल है, नीरव मोदी चोर है कि नहीं है? ललित मोदी चोर है कि नहीं है? मेहुल चौकसी ने चोरी किया है कि नहीं किया है? क्या LIC का पैसा और SBI का पैसा आज डूबने की स्थिति में है कि नहीं है? एक व्यक्ति 609 का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूँ। तो माँ ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत उठा। माँ ने कहा नहीं, तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने माँ से कहा माँ उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और 3 मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहाँ पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहाँ पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहाँ आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप माँ का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी माँ का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग
लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है, और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई, ये सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं, ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूँ, ये सच्चाई है।